हेलो एवरीवन। ये हमारा 60 डेज चैलेंज का एनवायरनमेंट का पहला डेमो वीडियो है, जिसमें मैं आपको एनवायरनमेंट का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस टॉपिक में मैं आपको क्लाइमेट चेंज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ये एक एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर है। अर्थ होता है, अर्थ का जो एटमोसफेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर, जो पहला पहला स्फेयर है, लेयर, पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर। तो उसके उस उस ट्रोपोस्फेयर के टेम्परे एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट। इम्पैक्ट देखो, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन रखना हुआ एग्जामिनर को, तो वो कुछ भी बोल देगा कि क्या जेनेटिक मैंने जीन एडिटिंग हो सकता है क्या ह्यूमन का। तो तुम एकदम वाइडर लेके चलो कि हाँ हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ चेंजेस आएगा, तो उससे जीन एडिटिंग भी हो सकता है। ठीक ना? तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का मैंने नॉर्मल सेंस में मैंने लगाना दिमाग और समझना कि कुछ भी हो सकता है। बस एक्सेप्शन क्या है कि जो तुमको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या सुनामी आ सकता है क्या? ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, कभी नहीं आएगा सुनामी, क्योंकि सुनामी आने का कारण क्या होता है कि ओशियन में लैंड अगर डिवाइड होते हैं तो उसमें पानी जाके भरता है, फिर वही चीज रिसाइड जब करता है तो पूरा लैंड पे आता है। तो ये तो कॉमन सेंस से लगाने में कि ग्लोबल वार्मिंग से कभी आपका सुनामी नहीं आएगा। लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग से क्या पेड़ पौधे का जेनेटिक चेंज हो सकता है क्या? ग्लोबल वार्मिंग से ह्यूमन में कुछ चेंजेस आ सकता है क्या? एनिमल में कुछ चेंजेस आ सकता है क्या? आ सकता है। ऑप्शंस कुछ भी आएगा वहां पे थोड़ा पॉजिटिव होके मारना, हाँ। जो लगता है कि एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता, तभी जाए उसी केस में सिर्फ ना चूज करना। ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस। तो देखो, ग्रीन हाउस गैस बोलने से हम लोग को थोड़ा एक नेगेटिव कोनोटेशन दिमाग में आता है एकदम ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस कॉजिंग इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सुनते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन ग्रीन हाउस गैस ना, उसका पॉजिटिव कोनोटेशन क्या है कि मेंटेन्स टेम्परेचर। ये अर्थ का अगर टेम्परेचर को मेंटेन करता है ट्रोपोस्फेयर में। कैसे? क्योंकि जो अगर सुबह में धूप अगर आ रहा है तो उस धूप को ट्रैप करके रख रहा है। ठीक ना? और अगर अचानक अगर ट्रैप नहीं करता, तो जो सनलाइट आया और वापस चले जाता, तो रात में टेम्परेचर ड्रास्टिक डाउन हो जाता, -90 -20 डिग्री के आसपास रहता। तो एक एडवांटेज क्या है ग्रीन हाउस गैस का कि वो टेम्परेचर मेंटेन करते रहता है ना, मेंटेन्स टेम्परेचर। लेकिन अगर वही एक्सेस अमाउंट में अगर हीट ट्रैप करने लग जाए, तो वो ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ह्यूमन के लिविंग बींग के लिए पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। अब देखो, 100% सन रेज आ रहा है, तो डायरेक्टली जो है अर्थ उसको 70% एब्जॉर्ब कर लेता है, 30% डायरेक्टली उसको वापस भेज देता है। तो जो ये 70% एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है? जो इनकमिंग रेज रहेंगे वो शॉर्ट वेवलेंथ रहते हैं। जो सन से जो आ रहा है अर्थ पे लाइट, वो शॉर्ट वेवलेंथ में आता है। ये मेमोराइज करने की चीज है, शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट, क्योंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ पावरफुल होते हैं। ये याद रखना, शॉर्ट वेवलेंथ पावरफुल होते हैं, इसलिए उसको क्लाउड वगैरह को पूरा सीधा क्रॉस करके आ जाता है। लेकिन जब लैंड जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में जब उसको फिर से रेडिएट करता है, तब वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होकर रहता है। ठीक ना? आउटगोइंग रेज, जब अर्थ से जब लाइट जो आया, अर्थ एब्जॉर्ब किया, उसके बाद फिर जब रात में जब उसको रेडिएट करना शुरू किया इंफ्रारेड के ये पे, तो जाके वो लॉन्ग वेव हो चुका है। अब क्या होगा? अगर रास्ते में उसको फिर वापस जाना है, अपने एटमोस्फेयर से बाहर जाना है, लेकिन रास्ते में उसको वहां क्लाउड मिल गया, तो क्लाउड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले क्या हो रहा था, जब आ रहा था तो शॉर्ट वेवलेंथ था, इसलिए क्लाउड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो पेनिट्रेट करके आ जा रहा था अर्थ पे। लेकिन जब जाते समय क्या हो रहा है कि वो लॉन्ग वेवलेंथ हो गया है, तो अब उसको आराम से ट्रैप कर ले रहा है, वो नहीं जाने दे रहा है उसको। ये चीज मेमोराइज कर लेना अच्छे से। ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस कितने, कौन कौन है गैस जो ग्रीन हाउस जिसे बोला जाता है? ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है या है। तो हम लोग अभी सीरियली पढ़ेंगे। आप सीरियली देखना उसकी कैसे मैं उसको रिलेट करा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो CO2, वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर भी है, याद रखो कि वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक ना? वाटर वेपर भी है ग्रीन हाउस गैस। लेकिन स्टार्टिंग कर रहा हूँ CO2 से। इसको प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज को ऐड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर रहा है, पेड़ पेड़ वगैरह काट के इसको रिड्यूस भी कर रहा है, इसका नेचुरल सिंक जो है CO2 का। सोर्स क्या है? फिर वही बात कि सोर्स इसका कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे बोल दूं कि सिर्फ इंडस्ट्री से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर पेड़ से निकल रहा है, तो ये बहुत लिमिट करने वाला बात हो गया। सोर्स कुछ भी हो सकता है। अगर ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या मैंने क्या वोल्केनो इरप्शन में निकल रहा है क्या, तो तुम्हें नहीं पता है,
फिर भी एज्यूम करो कि कुछ भी केमिकल निकल सकता है ना वोल्केनिक इरप्शन से, CO2। तो जो चीज नहीं है उसको भी एज्यूम करना पड़ेगा कि CO2 हाँ रिलीज हो सकता है, वोल्कानो से भी रिलीज हो सकता है। क्या सुनामी आता है तो CO2 रिलीज होगा क्या? मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, बस तुम्हें मानना होगा कि जब लैंड डिवाइड होगा और जब सुनामी आएगा तो ऑटोमेटिक ओशियन का जो CO2 स्टोर रहेगा वो ऊपर आएगा ही आएगा। तो कॉमन सेंस लगाना, इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, अनलेस कि तुमको पूरा पता हो कि कोई सोर्स है जो वो CO2 रिलीज नहीं करता, कुछ और गैस रिलीज करता हो। तो एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो एज्यूम कर लेना कि सोर्स CO2 का कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्शन यही है कि तुम्हें पता हो पहले से कि ये चीज यहाँ से नहीं रिलीज हो रहा होगा CO2। फिर इसको रिड्यूस करने का टेक्निक क्या है? हम लोग फ्यूल कंजम्पशन कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा, और कार्बन जो रिलीज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को अगर कैप्चर कर लिए तो उससे भी रिड्यूस होगा। और क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधा लगा लिए तो उससे भी रिड्यूस होगा, क्योंकि पेड़ तो ऑलरेडी कंज्यूम करता है ना CO2, है ना। तो ये हो गया हमारा CO2 के बारे में। फिर CH4 में हम मीथेन को बोलते हैं CH4। इसका सोर्स क्या है? तो तीन बड़ा बड़ा सोर्स बता दे रहा हूँ: वेटलैंड, फॉसिल फ्यूल, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन। वेटलैंड देखो सबसे ज्यादा वेटलैंड है, उसके बाद फ्यूजल फ्यूल जलाने से, उसके बाद लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक से कैसे वेटलैंड? तो लाइव स्टॉक जो जो रूडिमेंट एलिमेंट होते हैं ना, जो काव वगैरह, काव, शिप, ये सब, इनका जो पेट में होता है ना, एक माइक्रोब्स होता है, वो माइक्रोब्स कन्वर्ट कर देता है मीथेन में, CH4 में। तो ये भी इसलिए लाइव स्टॉक भी बहुत बड़ा मैंने रिलीज करता है CH4 को। ठीक। अब इसमें एक मैंने नोट किया है, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट एक 2030 का एक ग्रुप बनाया गया। कौन बनाया? UNEP और क्लाइमेट एक्शन करके, कि ये लोग असेसमेंट करेंगे मीथेन का, है ना। ये UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन दो बॉडी मिलके बनाए एक असेसमेंट, बने असेसमेंट करेंगे हर 2030 तक। तो इसका इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखना। इंडिया क्यों नहीं मेंबर है, ये सोचने वाला बात है। इसलिए नहीं मेंबर है क्योंकि ये इंडिया का इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि इंडिया जो है, अब वेटलैंड में मतलब जैसे राइस का जो फील्ड है, ठीक ना, उड़ीसा में क्या है कि राइस कल्टीवेशन बहुत होता है, तो वहाँ जो राइस जो मैंने ओपन फील्ड पे जो पानी जमे रहता है उसमें राइस लगा देते हैं, तो वेटलैंड ही काउंट किया जाएगा उसको भी। तो वो अपना एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, ठीक ना। अगर मीथेन को अगर कम करने का अगर बात आता है, या फिर मीथेन को लेकर क्रिटिसाइज किया गया इंडिया को, तो इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है। फिर इंडिया लाइव स्टॉक डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में इंडिया का फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। तो इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि इंडिया का जब भी कहीं पे इंटरेस्ट हर्ट होते रहेगा, वहां पे इंडिया मेंबर नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस लगाना वहां पे। जैसे कि क्या कोल फेज आउट कोल फेज आउट का एक बात चला था, जिसमें 2022 में, ठीक ना, 2022 में कोल फेज आउट का बात चला था। सोच के बताओ कि क्या कोल फेज आउट में इंडिया मेंबर हो सकता है क्या? इंडिया कभी कंसेंट दे सकता है क्या? कभी नहीं देगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसका 62% के अराउंड जो भी प्रोडक्शन है, कोल कोल डिपेंडेंट है, इंडस्ट्री का कोल डिपेंडेंट है। तो कभी भी इंडिया फेज आउट के लिए नहीं बात करेगा। तो इसलिए इंडिया क्या वर्ड दिया? फेज डाउन, कि स्लोली हम लोग फेज डाउन करेंगे। समझ गए? तो ऐसे रिलेट करना है कि इंडिया का जिस किसी चीज में भी इंटरेस्ट है, इंडिया उस ग्रुप में रहेगा, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस ग्रुप को कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा। ठीक है। देखो अभी तक मैं दो दो बता दिया हूँ, CO2 और CH4। अभी तीसरा हम लोग जानने वाले हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, देखो ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, N और O के बीच में 2, याद रखना है ऐसे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सोर्स क्या है? 70% फ्रॉम फर्टिलाइजर, जो यूज होता है एग्रीकल्चर फील्ड पे। एग्रीकल्चर किसान लोग फर्टिलाइजर का बैग खरीद के लाए, अपने खेत में, अपने लैंड पे वो लोग स्प्रिंकल कर दिए, वो फर्टिलाइजर मिट्टी में जाके मिला, उसके बाद फिर पानी के साथ वो धीरे धीरे रिलीज करते रहेगा नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस जैसा काम करेगा जी, ग्रीन हाउस गैस जैसा काम करते रहेगा। तो इसमें नोट करने वाला बात क्या है? देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? यहीं पे कंफ्यूजन होगा। N2O है तो नाइट्रस ऑक्साइड है, अगर NO2 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि कूलिंग गैस है, ये हीट कर रहा है, ये कूल कर रहा है। वैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों दोनों जो है ये कूलिंग गैस है। याद रखना इस चीज को, कंफ्यूज मत होना पढ़ते समय। एक और रिलेट करना कि कहीं मैं गलत तो नहीं रहूं, क्योंकि मुझे मुझे कोई मैंने मुझे मालूम है कि N2O या फिर NO2 में कोई एक हीटिंग वार्मिंग गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड वार्मिंग गैस है ग्रीन हाउस गैस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ये याद रखना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और कूलिंग गैस। और ये भी बता दे रहा हूँ कि कूलिंग गैस क्यों है ये कूलिंग गैस। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को भी बोला जाता है कूलिंग गैस। क्यों? क्योंकि जब वोल्केनो इरप्शन होता है ना, तो ये लोग एक मैंने निकलते हैं SOx,
और NOx रिलीज होता है वोल्कानो ये से वेंट से। तो जब रिलीज होता है तो ये लोग एक लेयर बना देता है आसमान में, तो ये ऊपर से हीट आने नहीं देता है। तो उस समय के लिए यहाँ पे पूरा ठंडा मैंने महसूस होता है, ठंड महसूस होता है, इसलिए इसको कूलिंग गैस का दर्जा दिया गया है ना। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, वो है तुम्हारा वार्मिंग गैस, ग्लोबल वार्मिंग गैस। देखो अभी तक तीसरा तीन पढ़ा दिया, CO2, CH4 और N2O, ये तीन पढ़ा दिया हूं। अब जो नेक्स्ट तीन है उसको ट्रेंगल के फॉर्म में याद कर लो, जैसे कि HFC, उसके बाद H के बाद PFC, उसके बाद SF6। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, HFC, PFC, SF6। ये क्या है? ये तीनों फ्लोरिनेटेड गैस है और ये तीनों ग्लोबल वार्मिंग गैस है ना। और एक और है CFC, जो अभी फेज आउट हो चुका है अपने एनवायरमेंट से, क्योंकि इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको फेज आउट करने का बात आया था। तो हर कोई मैंने बोला था कि हाँ ठीक है फेज आउट कर देंगे। तो किससे किससे रिप्लेस किया गया इसको? HFC से रिप्लेस किया गया। क्या कर रहा था? CFC को क्यों रिप्लेस किया गया? CFC जो था वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था, तो इसलिए HFC लाया गया। 1987 में डिसाइड हुआ कि ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, तो CFC को हटाएंगे तभी जाके बचेगा ओजोन लेयर। तो इसको 20 साल फिर हम यूज करके देखे कि HFC से क्या हो रहा है। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ लोगों को, साइंटिस्ट को, कि HFC तो ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं कर रहा है, बट ये एक बहुत पोटेंट पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस है। मतलब बहुत समय तक रह रहा है और हीट को ट्रैप कर रहा है। तो 2019 में एक एग्रीमेंट आया, किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट क्या बोलता है कि अब HFC को फेज आउट करना है। ठीक है, तो ये HFC ऐसे याद रखना है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, रिप्लेसमेंट ऑफ, मैंने ये रिप्लेसमेंट बना CFC का, बट हाई ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। याद रहेगा, CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद फिर तीन क्या है? HFC, PFC, SF6। तो PFC में क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है एल्युमिनियम इंडस्ट्री का और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। देखो उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, बॉक्साइट उड़ीसा में, वेस्टर्न वेस्टर्न उड़ीसा में एल्युमिनियम इंडस्ट्री बहुत मैंने बहुत फ्लरिश्ड है। और जैसे आदित्य बिरला वो एल्युमिनियम कंपनी है, तो इसलिए इसको थोड़ा याद रखना, PFC को ऐसे याद रखना कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा रिलीज होता है, ये PFC पर फ्लोरोकार्बन, है ना। फिर SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का जो भी इक्विपमेंट होता है वहां पे यूज होता है ये SF6। तो ये तीनों हो गए हम लोग के पोटेंट ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग गैस, है ना। तो अभी तक 6 पढ़ चुके हैं। सातवां भी बता दिया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको रिप्लेस फेज आउट किया जा चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ये एग्रीमेंट ये से। अब आते हैं आठवां। आठवां देखो, ब्लैक कार्बन, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आफ्टर CO2। बस इसका खासियत क्या है कि ये वन वन डे से 7 डेज तक ही लास्ट करता है। 1 डे से 7 डेज तक, मतलब ये बहुत कम समय तक रहता है एनवायरमेंट में। जैसे कोई इंडस्ट्री अगर कोई रिलीज किया हवा में अपना पॉल्यूशन, तो वहां पे ये ब्लैक कार्बन रिलीज होगा। जैसे, और मैं यहाँ रिड्यूस एल्बिडो इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ये जब बर्फ पे जाके, मैंने बर्फ पे जाके जब गिरेगा ना ये आइस पे, हिमालय के, चलो हिमालय तक चले गया ये अपना इंडस्ट्री से रिलीज होके, और वहां पे बर्फ पे गिरा, तो ब्लैक चीज क्या होता है ना, हीट ट्रैप कर लेता है, तो ये ग्लेशियर पिघलाने लगेगा। इसलिए इट रिड्यूसेस एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब होता है कि जैसे आइस वगैरह क्या होता है ना कि हीट जैसे आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इसकी वजह से, जैसे ब्लैक कार्बन अगर उस पर गिर चुका है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो ये याद रखना कि इट रिड्यूसेस एल्बिडो। अगर एग्जाम में आ गया कि ब्लैक कार्बन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ गया कि इज इट ग्रीन हाउस गैस, तो यस इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। डज इट रिड्यूसेस एल्बिडो, तो यस इट रिड्यूसेस एल्बिडो। एल्बिडो पता होना चाहिए। एल्बिडो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट का अगर कोई भी, जैसे एक ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो उसका एल्बिडो एल्बिडो जो होगा, एल्बिडो इफेक्ट, वो हाई होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। सॉरी, ब्लैक चीज एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब। ठीक। आइस क्या है? व्हाइट रहता है जनरली, तो उस पर आया लाइट और उसको वापस कर दिया। इसका मतलब क्या किया कि एल्बिडो उसका हाई है, आइस का एल्बिडो हाई है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, मैं बस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहे बोल के बता दे रहा हूँ कि इट रिड्यूसेस एल्बिडो। ठीक। अब देखो, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ अभी तक 8। ठीक। और एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मैं बोला था स्टार्टिंग में ही कि वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। याद रखना 9, सीरियली याद रखना। कैसे रहेगा सीरियली याद? सबसे पहले मैं बताया था CO2, CH4, N2O। उसके बाद क्या ट्रेंगल में बताया? HFC,
फिर क्या बताया, पीएफसी। फिर क्या बताया, SF6। तो एच पहले आ रहा है, पी फिर एस। याद रखना, सीरियली याद रखना, HPS, याद रखना। अब मैं उससे रिलेटेड में शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, ये एक्चुअली टॉपिक है पॉल्यूशन चैप्टर का, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया हूँ क्योंकि ये अभी यहीं पे याद किया जा सकता है, और जब उधर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आने लगेगा। क्यों है शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट? शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट के बारे में क्यों बता रहा हूँ? ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जिनका लाइफ लाइफ साइकिल CO2 से कम रहता है। CO2 का लाइफ साइकिल 200 ईयर है, तो इनका 200 ईयर से कम रहेगा तो उसको शॉर्ट लिव्ड बोला जाता है पॉल्यूटेंट। तो उसमें क्या क्या आता है मैं बताया था, 1 से 7 दिन तक रहता है ब्लैक कार्बन। CH4 का 200 से कम है, अराउंड 11 ईयर है या 12 ईयर है, ठीक ना। ट्रोपोस्फेरिक O3, देखो अभी तक मैं ट्रोपोस्फेरिक O3 जो है, जो ट्रोपोस्फेरिक होता है, एक स्ट्रेटोस्फेरिक होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो हम लोग को यूवी रेस से बचाता है, और एक होता है ट्रोपोस्फेरिक जो हम लोग का अभी एनवायरमेंट में जो आप मैंने व्हीकल चलने की वजह से जो कन्वर्ट हो जाता है केमिकली, ओजोन ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक। तो ये मैं अभी तक नहीं बताया हूँ कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस एक्चुअली है ही नहीं ये, याद रखना। मैं अभी तक मैं ये बस इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि ये शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है। ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हुए, है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट ये चारों जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक। अब सीरियली में बता चुका हूँ, अब सीरियली इसलिए याद करवा रहा था। देख लो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अभी एक तो टॉपिक है जिसको याद करना है। तो स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले CO2 पढ़ाया मैं, फिर मेथेन पढ़ाया, थर्ड N2O पढ़ाया, फिर HFC पढ़ाया, फिर PFC पढ़ाया, फिर SF6 पढ़ाया। सीरियली याद कर लो। ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब सबसे ज्यादा, सबसे कम CO2 का पोटेंशियल है, उसके बाद CH4 का है, सबसे ज्यादा है SF6 का। SF6 सबसे ज्यादा मैंने हीट ट्रैप करेगा, सबसे ज्यादा हीट ट्रैप करेगा SF6। तो सीरियली याद रख लो। मैं एक निमोनिक्स बनाया हूँ, इरिलेवेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जैसे भी तुम अपना भी निमोनिक्स बना सकते हो, मुझे बस यही याद रहता है बोल के मैं बना दिया। C से CO2 कार्बन, M से मीथेन, नीतीश CM नीतीश, नीतीश N से नाइट्रस ऑक्साइड, HF HFC, HF मैंने काव का ब्रीड होता है हेल्फिस्टन, HF काव, पकड़ के सफाई किए, सफाई, सफाई SF, ठीक। HF काव पकड़ के, P से PFC। ऐसे याद रखना, अगर नहीं भी ये इसको नहीं भी याद करना है मत करो, मैं जैसे सीरियली बता चुका हूँ, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, फिर एक ट्रेंगल में बताया, 1 2 3, ठीक हो जाएगा, मेमोराइज हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि मैंने ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। आ गया तो तुम वहां में याद नहीं रख रहोगे न्यूमोनिक्स के थ्रू से या फिर कोई अलग तरीके से, तुम वहां पे गलत करके ही आओगे या फिर छोड़ के आओगे क्वेश्चन। उसी तरह यहाँ पे तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बता रहा है, पोटेंशियल मतलब कि कौन कितना ज्यादा मैंने ज्यादा हिट ट्रैप करता है। यहाँ पे रहता है कि कौन कितने साल तक ट्रैप करते रहता है। तो इसमें क्या चेंजेस है थोड़ा सा, कि CH4 जो है वो 11 साल का बताया था ना मैं, 11 साल तक ही मैंने रहेगा एनवायरमेंट में, जो कि CO2 से बहुत कम है। CO2 200 साल तक रहता है, ठीक। तो ऐसे मान लो तो ये कम हुआ CH4, CO2 हुआ, फिर N2O हुआ, ठीक। ये तीन ऐसे हो गए। और फिर ट्रेंगल था, तो ट्रेंगल का सिक्वेंसली याद कर लो, मैं पहले से बता चुका हूँ, HFC, PFC, SF6, याद कर लो, हो गया। 6 का 6 याद हो गया आपको, ठीक ना। और जैसे जो सिंगर है ना अभी, रैपर वगैरह फेमस हो रहा है, MC स्टैन, MC स्टैन, तो वैसे ही इसको MC नीतीश कर लो, इधर ट्रेंगल तो रहेगा ही अपना, MC नीतीश, MCN, याद रख लो। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एन से नाइट्रस ऑक्साइड है। बाकी ये ट्रेंगल वाला याद रखो, HPS, H पहले आएगा, फिर P आएगा, फिर S बाद में आएगा, तो यही सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट, मैं बता दिया हूँ अभी। ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, क्लाइमेट चेंज का कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट है ये, जो बहुत जरूरी है, बेसिक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये आया है क्वेश्चन तुम्हारा 2022 के प्रीलिम्स में, 2021 वाले नोटिफिकेशन के प्रीलिम्स में आया है, जो 2022 में एग्जाम हुआ था। क्या पूछा है, इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी, मोस्ट पोटेंट, मोस्ट पोटेंट मतलब सबसे ज्यादा पोटेंट कौन है इनमें से, ठीक। N2O, CH4, C2O, CFC। अभी मैं कौन कौन सा पढ़ा चुका हूं तुमको, N2O पढ़ाया, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 पढ़ाया, ठीक ना, इस टाइप का कुछ तो नहीं पढ़ाया था, तो इसको काट दो। CFC पढ़ाया था क्या ग्रीन हाउस गैस है, हाँ है, लेकिन क्या मैं यहाँ बताया हूँ कि ग्रीन हाउस गैस पोटेंट वाले में, तो मैं यहाँ नहीं बताया, देख लो, नहीं बताया। CFC कहीं लिखा हूं क्या? लेकिन एक चीज यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस बताया हूँ, और ये भी बताया हूँ कि फ्लोरिनेटेड गैस है ये तीनों, 1 2 3, और इसके नाम में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरो यहाँ भी लग रहा है, फ्लोरो, तो ये भी फ्लोरिनेटेड गैस है। तो ये कॉमन सेंस से एज्यूम करना पड़ेगा कि हम लोग ये पोटेंट के क्या याद किए थे हम लोग, कि CM
नीतीश, ठीक, HF काव पकड़ के सफाई किए, ठीक। तो इसमें इसमें N2O है, लेकिन हम लोग को पता है कि जितने भी फ्लोरिनेटेड गैस वाले थे वो सब हाईली पोटेंट थे, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा तुम्हारा CFC। अगर ये कॉमन सेंस वहां भी एग्जाम हॉल में अगर कॉमन सेंस भी लगाते कि फ्लोरिनेटेड गैस बहुत ज्यादा ट्रैप करता है, जैसे कि SF6 फ्लोरिनेटेड, HFC उसमें भी F है फ्लोरिनेटेड, PFC उसमें भी F है PFC, तो ये भी क्वेश्चन डील किया जा सकता था, CFC होता है इसका। ये दोनों बताया था मैं। ये तो मैंने कोई ऐसा गैस है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं बताया नहीं कि ये कोई गैस है, मैंने ग्रीन हाउस गैस है बोल के। मैं 9 गैस के बारे में बताया हूँ, उसको रट लो। और उसमें CFC भी था ग्रीन हाउस गैस में। बस ये नहीं बताया था कि ये भी पोटेंट है, इसका पोटेंट लेवल कितना है। बस इतना बता दिया हूँ कि फ्लोरिनेटेड जो है वो हाईली हाईली पोटेंट है, उनको लास्ट में रखा था, उससे पहले 3 रखा था। मेमोराइज हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस दैट ट्रैप्स हीट इन एटमोस्फेयर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ये बोला कि जो गैस मैंने बता रहा है कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैस क्या है। इसमें से पूछा है कि इन कॉम्बिनेशन नॉट इंक्लूडेड अंडर द ग्रीन हाउस गैस, नॉट इंक्लूडेड इनमें से कौन सा है जो इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग को सही आंसर नहीं खोजना है, जो गलत है उसको खोजना है। तो नॉट इंक्लूडेड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस है, बता दिया, तो ये कट गया। दूसरा वाला चेक करना है या नहीं करना है तुम्हारा मन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है, तो इसको चेक भी नहीं करना, इसको काट देना। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी बताया N2O है, ये चेक करना या नहीं करना तुम्हारा मन। HFC जबकि चेक पढ़ाया हूं तो तुमको चेक कर ही लेना HFC भी है, ठीक। अब देखना कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाया हूं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ाया हूं। सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ाया हूं क्या, नहीं पढ़ाया हूं कि ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। मैं लेकिन एक चीज बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बताया था कि ये कूलिंग गैस है। तो चलो इसको रख देते हैं डाउटफुल, ये मैं नहीं पढ़ाया हूं तो इसको डाउटफुल रख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बताया हूं कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, 3 ऑप्शन कट गया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी हो गया ये, मैंने ये किसी के साथ मिक्स होकर ग्रीन हाउस गैस बन जाता है, लेकिन इंडिविजुअली ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वैसे ही ये कूलिंग गैस में आता है, ये ठंडा करता है एनवायरमेंट। जब रिलीज होगा ना एनवायरमेंट में तो एक लेयर बनाता है जहां से हीट आने नहीं देता है ये, तो इसलिए इसको कूलिंग गैस बोला जाता है इसको, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को, ये लोग कूलिंग गैस बोला जाता है। अब चलो, 2 क्वेश्चन तो टॉपिक से हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे कॉमन सेंस से किया जा सकता है सॉल्व। देखो, अकॉर्डिंग टू शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, भगवान जाने किसको पता होगा शेल्फर्ड लॉ क्या है, कौन सा टॉलरेंस है। ऑर्गेनिज्म वाइड एनवायरमेंट फैक्टर टॉलरेंस टॉलरेंस लिमिट शोज, जहां पे ऑर्गेनिज्म ज्यादा टॉलरेंस शो कर रहा है, ज्यादा वाइड, ठीक। जहां पे इसके अकॉर्डिंग कि जहां पे वाइड टॉलरेंस टॉलरेंस ज्यादा शो कर रहा हो। देखो यहाँ तो बोल रहा है कि नैरो डिस्ट्रीब्यूशन, नैरो लिख दिया विथ लो पॉपुलेशन साइज। अगर वाइड टॉलरेंस होता तो पॉपुलेशन साइज कम कैसे होता, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन साइज, अगर टॉलरेंस हाई है तो इसका मतलब पॉपुलेशन हाई होगा ही, ठीक ना। और पॉपुलेशन हाई है तो डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा ही। तो चलो इसको मान लेते हैं कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, इसको मार्क कर लेना। अब देखो यहाँ फिर से नैरो डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, तो अगर पॉपुलेशन हाई है तो नैरो कैसे हो सकता है ये, ठीक ना। तो ये हटा लिए। फिर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ लो पॉपुलेशन साइज, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन पॉपुलेशन साइज लो है। भाई टॉलरेंस जिसका हाई रहेगा वो तो पॉपुलेशन उसका हाई रहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो जल्दी मरेगा नहीं। तो देखो, बस ये क्वेश्चन नहीं भी मालूम है, बस खाली कुछ कुछ लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा वर्ड लिख दिया सेंटेंस में, बस खाली यहाँ कॉमन सेंस देख लिए कि टॉलरेंस लिमिट बोल रहा है कि जिसका वाइड हो। अब इसमें खोज लो ऑप्शन, इसका आंसर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई पॉपुलेशन साइज। तो एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, कॉमन सेंस अप्लाई करना रहता है। ये क्वेश्चन कोई भी बोले अरे भाई कहाँ से पूछ दे रहा है, क्यों पूछ दे रहा है, तो तुम बाकियों की तरह तुम बैठे रहोगे, नंबर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। ये सब सिंपली कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। तो इसी तरीके का हम लोग बहुत सारा ट्रिक जानेंगे कॉमन सेंस, जो एग्जाम में अप्लाई करना है एग्जाम हॉल कंडीशन में। तो उसके लिए आपको ये जो कोर्स हम जो लाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा। ये 60 डेज का चैलेंज है, जिसमें मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा। पॉलिटी का मैं 2 डेमो वीडियो डाल चुका हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो था जिसमें इन्वायरमेंट का रिलेटेड डाला हूँ, एनवायरमेंट का एक डेमो वीडियो डाला हूँ। आप यूट्यूब चैनल श्रेयांश सोशियोलॉजी में टेलीग्राम कर दीजिएगा अगर कुछ आपको क्वीरीज जानना हो, और यूट्यूब चैनल श्रेयांश सोशियोलॉजी में जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।